वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 11th में अगला पार्ट कौन सा बेटा? पार्ट नंबर 8। कौन सा पार्ट है? 6 या 7? पार्ट नंबर 8। आज हम लोग अगला कॉन्सेप्ट भैया कि क्या पढ़ना है हमने? मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या है बेटा? झुका हुआ तल। झुका हुआ तल लिखिएगा। झुके हुए तल में, झुके हुए तल में गति। क्लियर? अब देखो इसका एक एग्जांपल बताएं क्या? देखो आपने देखा होगा, घिसल पट्टी देखी है? कुछ ऐसे बनी होती है वो, इधर से बच्चे सीढ़ी लगा के चढ़ जाते हैं तो इधर से घिसल जाते हैं ना। तो वो क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है। क्या है बेटा? इंक्लाइंड प्लेन है। यदि यहां पर इसका एंगल क्या हो? थीटा हो। इसकी हाइट बोल दे कि ये कितने हाइट पर है बेटा? पृथ्वी से h ऊंचाई पर बेटा रखा हुआ है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहां पर एक हमने बॉक्स रख दिया है। क्या रख दिया बेटा? एक बॉक्स रख दिया जिसका द्रव्य भार कितना है, जिसका मास है m, द्रव्यमान कितना है? m है। ये क्या रखा है? एक टुकड़ा रखा है ना, एक ब्लॉक रख दिया है। तो ये मान लो कि ये जो सतह है, ये वाली जो सतह है, ये कैसी है? फ्रिक्शन लेस है। कैसी है? फ्रिक्शन लेस। मतलब इसमें घर्षण नहीं है। घर्षण समझ रही हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एक ऐसा बल जो गति को क्या करे? अपोज करे। गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। अभी के लिए इतना ही क्लियर है। बाकी जब हम अगले चैप्टर पर जब पहुंचेंगे तो वहां पर इसको बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये बॉक्स बेटा क्या करेगा? ये यदि मान के चलो कि अभी ये ऐसे है और इसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो जब आप किसी चिकनी वस्तु पर, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर पर आपने कोई वस्तु रख दिया, तो इस मार्कर पर हम मान लेते हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये क्या करेगा बेटा? यहां से ये ब्लॉक जैसे ही हम इसको रख देंगे तो क्या करेगा? फिसलना शुरू हो जाएगा। फिसलना लगेगा और फिसलते फिसलते कहां पर आ जाएगा? सतह पर आ जाएगा, जमीन पर आ जाएगा। ठीक है। चलो, तो अब आपको पता है कि इसका भार बेटा कहां लगता है? नीचे की ओर। भार कहां पर? भार सदैव बेटा कहां पर लगता है? किसी भी वस्तु का भार हमेशा कहां लगता है? सदैव नीचे की ओर लगता है। तो नोट डाल के लिखना चाहो तो लिख लो। नोट, किसी भी वस्तु का भार सदैव नीचे की ओर लगता है। ठीक है। अच्छा, भार बराबर क्या होता है बेटा? ये भी लिख लो। वेट, WEIGHT, वेट। भार बराबर क्या होता है बेटा? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या बेटा? कि यहां पर जो जी है ना, स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? स्मॉल जी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी का द्रव्यमान m है तो भार उसका कितना होगा? mg होगा। कितना होगा? mg होगा। अच्छा, भार नीचे की ओर क्यों लगता है? क्योंकि पृथ्वी सभी वस्तु को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस वजह से भार हमेशा कहां लगता है बेटा? नीचे की ओर। यानी कि यहां से आपकी ये समझ में आ गया कि गुरुत्वीय त्वरण किधर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा बेटा। किधर लगेगा? नीचे की ओर। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का जी जो है किधर लगेगा बेटा? नीचे की ओर लगा। क्लियर? ये चीज समझ में आया? तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं थोड़ा सा और इसे बड़ा बना दे रहा हूं। ये जी मैं थोड़ा सा और बड़ा बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। अब यहां से देखो तो यदि ये एंगल क्या है बेटा? आपका थीटा है। कितना है? थीटा है।
यदि इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी कह दे कि क्या है, शून्य है, इनिशियल वेलोसिटी क्या कह दे कि शून्य है, इसका कोई वेग नहीं है, मतलब हमने इसको ब्लॉक को ऐसे ही रख दिया है, क्या कर दिया है, रख दिया है। या हम कह दे कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप तेजी से घिसला रहे हो कि ऐसे ही छोड़े दे रहे हो, ठीक है। यदि आप तेजी से फेंकोगे तो उसका वेग की कुछ न कुछ वैल्यू होगी, अदरवाइज वो क्या होगा, शून्य होगा। u का मान ये क्या होगा, या तो 0 होगा या कुछ मान होगा। क्लियर। अब यहां से ये क्या है बेटा, आपका g है, ये थीटा है, तो ये एंगल आपको कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बेटा कितना होता है, 180। तो 180 90 घट गया, 90 माइनस थीटा। भाई बात समझो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180, ठीक है। माइनस क्या करना है, 90 प्लस थीटा, तब तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर हुआ, हटा दें, ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो, तो ये बेटा एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो गया, ये वाला, ठीक है। अब यहां से एक काम आपको करना है कि ये जिस सतह के अनुदिश आएगा उस सतह पर क्या लगेगा बेटा, त्वरण लगेगा। क्या लगेगा, जिस सतह के अनुदिश आएगा उस सतह पर क्या लगेगा, त्वरण लगेगा। तो हमने मान लिया कि इस पर ये किस सतह के अनुदिश आ रहा है, इसके अनुदिश, तो त्वरण वेगा हमने ये इस डायरेक्शन पर आ रहा है ना ये, तो इसका त्वरण कितना हुआ, a। अब a का मान कितना होगा यहां पर, तो देखो ये g के साथ, ये g ऊपर के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 90 माइनस थीटा। तो उसका जिससे ये थीटा बनाता है उसका क्या लेते हैं, कॉस कंपोनेंट। क्या लेते हैं, कॉस कंपोनेंट। जैसे मान के चलना, अभी मैं बता रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, g कॉस, ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो a बराबर बेटा कितना हो जाएगा, g कॉस 90 माइनस थीटा। नहीं समझ में आया होगा, अभी आ गया। देखो है क्या, क्लियरली देखो, ध्यान से देखना थोड़ा सा। यदि मान के चल लिया कि हमने ये इसका कोई वैल्यू, कोई मान के चलो कि ये a है, क्या है, a है, ये x अक्ष से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कितना बना रहा है, थीटा। तो यदि हमें ये एंगल पता है तो इसके हम कितने कंपोनेंट कर सकते हैं, 2 कंपोनेंट। या एक किधर आ जाएगा, x अक्ष पे आ जाएगा, एक y अक्ष पे चला जाएगा। ये क्लियर हुआ। तो जिसके साथ थीटा आपको पता हो तो वो क्या, कितना आएगा, a cos के साथ। किसके साथ आएगा, cos के साथ। जिसके साथ आपको थीटा नहीं पता है, जिसके साथ थीटा आपको नहीं पता है, उसको किसके साथ लिखेंगे, साइन के साथ, a sin थीटा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। जिसके साथ आपको थीटा दिया है उसके साथ कंपोनेंट कितना आएगा बेटा, a cos थीटा, ठीक है, मतलब cos के साथ आएगा। और जिसके साथ थीटा आपको नहीं दिया उसके साथ किसके साथ आएगा, साइन के साथ। क्लियर, हटा दें। चलो, तो यहां से देखो बेटा, तो इधर ये कितना आया है, a बराबर g cos 90 माइनस थीटा। और cos 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, पता है। तो ये कितना होता है, साइन थीटा। तो यहां से ये बेटा a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, a बराबर आपको दिया हुआ है g cos 90 माइनस थीटा। तो यानी कि ये a का मान आपको कितना हो गया, g sin थीटा। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, तो बस यही चीज थी मेन। ठीक है, यदि आपको ये पता है तो आप निकाल सकते हो। अच्छा, तो चलो अब चलो ठीक है, देख लेते हैं यहां पर। एक यहां से आप b बराबर क्या लिख सकते हो, b बराबर u प्लस का 80। ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा बेटा, इनिशियल वेग तो आपको u है, अब वो 0 कह दिया, कुछ वैल्यू रख दे, वो आप लिख सकते हैं, बराबर प्लस a की जगह पर क्या लिख देंगे बेटा, g साइन थीटा इंटू t। ये t बेटा क्या है, t यह बता रहा है कि इसके ऊपरी सतह से नीचे तक आने में कितना समय लग रहा है, इसके ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक आने में कितना समय लग रहा है। क्लियर, ये तो v बराबर हो गया। यहां पर यदि आपसे h पूछ ले बेटा तो क्या करोगे, तो h बराबर क्या होता है,
ut प्लस का हाफ GT² या AT², क्योंकि त्वरण रखना है ना हमें, क्या रखना है, त्वरण रखना, क्योंकि इसी के अनुसार आ रहा है। तो यहां से तो ये तो h ही रहा है, ut प्लस का हाफ, a की जगह पे क्या बेटा, g sin थीटा इंटू t का स्क्वायर। छाप लो तो फिर आगे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। छापो, लिखिएगा एग्जाम्पल। यदि कोई वस्तु किसी झुके हुए तल से, किसी झुके हुए तल से विरामावस्था में रखी जाती है, विरामावस्था में रखी जाती है। यह तल क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है तथा इसकी पृथ्वी से ऊंचाई स्मॉल h है, स्मॉल h है। लिखिएगा, जब यह वस्तु फिसलते हुए पृथ्वी से टकराती है तो इसका वेग तथा समय ज्ञात कीजिए, समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्या कह रहा है कि कोई वस्तु है झुके हुए तल को हम लोग आनत तल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? शुद्ध हिंदी में आनत तल बोलते हैं। तो लिख लेना, झुके हुए तल को जो आप हेडिंग डाले थे ना पहले, उसको लिख लेना आनत तल, आनत तल में गति। ठीक है ना? चलो, तो बात समझ में आई कि क्या कह रहा है कि आपकी फिर से कोई क्या हो, झुके हुए तल से विरामावस्था में कोई वस्तु रखी है। यानी कि बेटा ये क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए फिगर बना लेते हैं ना। तो फिगर बनाया बेटा, तो ये रहा आपका आनत तल। ठीक है, मान लिया कि बोला है कि इसकी ऊंचाई बेटा h है, तो हमने h ऊंचाई दे दिया। बोला है कि ये क्षैतिज से बेटा कितने डिग्री का कोण बनाता है, थीटा का, तो थीटा का हमने कोण बना दिया। ठीक है बेटा, फिर कह रहा है कि ये इस पर क्या है, एक बॉक्स रखा हुआ, कोई वस्तु रखी हुई, तो हमने मान लिया कि इसका बॉक्स ये ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, इस पर बॉक्स कहां पर रखा हुआ, ऊपर पर, और इसका u विरामावस्था पे दे दिया है, यानी कि u बराबर बेटा कितना दे दिया है, 0 दे दिया। अब बेटा आपको पता है कि इस पर g नीचे की ओर काम करेगा। ठीक है, तो इस पर बेटा त्वरण किधर लगेगा, जिस सतह से ये फिसलता है उसके अनुदिश लगता है, तो त्वरण बेटा ये इधर काम करेगा। यानी ये a बराबर कितना हो जाएगा बेटा, g साइन थीटा। और ये पता है, मैं बता चूंगा कैसे आया है। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये 90, ये वाला 90, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये आपका क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि ये वाली दूरी है बेटा आपकी कितनी है, एस है। मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है, एस है। तो ये ए बी, ठीक है, लिखिएगा माना वस्तु ए से बी की ओर आती है जो एस दूरी पर है, दूरी पर। तो अब ये कह रहा है कि जब इसको बेटा रख देते हैं ना, अच्छा ये साफ साफ क्लियर है कि ये बेटा क्या है, इसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ए बी सतह पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ए बी सतह पर घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब तक वो घर्षण बल यदि दे कि यहां पर घर्षण बल कार्य कर रहा है, तब तो हम घर्षण बल का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम घर्षण बल का प्रयोग बेटा नहीं करेंगे। तो जब क्वेश्चन में कुछ घर्षण बल के बारे में बात ही नहीं किया तो सब हमने क्या मान लिया कि घर्षण लेस है, घर्षण रहित है, इस पर घर्षण ही नहीं है। चलो, तो एस दूरी पर है, जो कि एस दूरी पर है, ठीक है, यानी कि ए बी बराबर बेटा क्या दिया है, एस हमने मान लिया है, ठीक है। तो अभी आप यहां से देखो तो बेटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, बताओ ना मुझे। नहीं बेटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, इस ट्रायंगल में देख के बताओ, ये ट्रायंगल क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही होता है ना। तो लंब बेटा आपका कितना हो गया एच, कर्ण कितना हो गया एस। आपको बेटा क्या बताना है कि ये ए से लेके बी तक की दूरी यदि बताना हो ना तो एस बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एच अपान साइन थीटा। एस बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एच अपान साइन थीटा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि दूरी बेटा कितनी आ गई, इतनी, ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब यदि बेटा ये आपसे कह दे कि आपका जो ये यहां पर ये सब सारी चीजें हैं, यदि ये कह दे कि यहां पर यदि समय मान के चलिए कि ए से बी तक आने में कितना समय लग रहा है, टी समय, लिख लीजिएगा, माना वस्तु को ए से बी तक आने में स्मॉल टी समय लगता है। क्लियर, कितना समय लगता है, स्मॉल टी समय लगता है। तो इसके अनुदिश बेटा जो गति लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अनुदिश तो बेटा एस कितना है, एस अभी निकालनी है ना, एच अपान साइन थीटा इज इक्वल टू यू टी। यू बेटा कितना दिया हुआ है, 0, क्योंकि बोला है ना विरामावस्था से चल रही, तो ये 0 प्लस का हाफ ए की जगह पर बेटा कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा। क्लियर है, और ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से यदि आप देखोगे क्लियरली तो ये यहां से कितना हो जाएगा, 2h अपान साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा टी स्क्वायर के, यही होगा कि नहीं, होगा यहां से। तो अब आप यहां से देखोगे तो टी स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2h अपान जी साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, इसका हम क्या ले ले, अंडर रूट ले ले, तो अंडर रूट ले लोगे तो कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपान जी साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो अब यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा इज इक्वल टू 2h अपान जी। क्लियर, छापो। समय के बाद यदि छाप लिया हो तो अब आगे बढ़े।
समय के बाद देखो क्या पूछा था कि इसका वेग भी बताना है। क्या बताना है? वेग भी बताना है। तो वेग के लिए क्या करें बेटा? समय तो आ गया ना, हटा दें इसे। चलो, तो हमने क्या मान लिया कि इसका जो अंतिम वेग है, जब यहां से चलना शुरू करता है यहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि त्वरण लग रहा है, तो इसका वेग बेटा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? वेग जो है आपका बढ़ जाएगा। तो जब बेटा वेग बढ़ जाएगा तो हमने माना जब वस्तु बिंदु बी पर पहुंचती है तो इसका वेग कितना हो जाता है बेटा? v हो जाता है। क्लियर है? और जब v हो जाता है बेटा तो कितना हो जाएगा? v स्क्वायर बराबर कितना होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। यही तो होता है ना बेटा, कि कुछ और होता है? यही होता है। चलो लिख देते हैं s। तो यहां से v स्क्वायर तो हमने मान लिया कि बेटा v स्क्वायर कितना है? v स्क्वायर ही है। वेग तो v था, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग बेटा कितना दिया है? 0 दिया हुआ है। तो 0 प्लस का 2, a की वैल्यू बेटा कितनी है? g साइन थीटा। s की वैल्यू बेटा कितनी आई थी? s की वैल्यू h अपान साइन थीटा। क्लियर है? तो यहां से साइन थीटा से साइन थीटा बेटा कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2a या g, ये g था ना, 2g साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा? g। तो v बेटा कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2gh। क्लियर? चलो छापो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। कोई वस्तु किसी h ऊंचाई से विरामावस्था में छोड़ी जाती है। विरामावस्था में छोड़ी जाती है यदि वस्तु पहले t1 समय में h/2 नीचे आती है तथा अगले समय t2 पर h/2 नीचे आती है, तो t1 व t2 में संबंध बताइए। 1 मिनट पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। करें? देखो क्या कहा बेटा, कहा है कि कोई वस्तु किसी h ऊंचाई से क्या की जाती है बेटा? छोड़ी जाती है। h ऊंचाई से छोड़ दी जाती है। कह रहा है कि यदि वस्तु पहले t1 समय में h2 नीचे आती है, h/2 नीचे आती है तथा अगले समय t2 पर h/2 नीचे आती है, तो t1 और t2 में संबंध पूछा है कि बेटा क्या संबंध होगा। तो देखो क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है, बेसिकली यह कह रहा है कि मान लिया कि कोई एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई कितनी है, ये AB क्या है, कोई एक आपकी बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई उसने h दिया हुआ है बेटा। कितना दिया हुआ है? h दिया हुआ है। कह रहा है कि वो
h ऊंचाई से क्या की जाती है, विरामावस्था से कोई वस्तु क्या की जाती है बेटा, छोड़ी जाती है। यानी कि ये रही आपकी कोई वस्तु और विरामावस्था यानी कि u बराबर 0 से ये क्या की जाती है, नीचे की ओर आ रही है। कह रहा है कि ये t1 समय में, कितने समय में, t1 समय में ये कितनी बेटा दूरी तय करता है, h/2 दूरी तय करता है, और t2 समय में ये अगली h/2 दूरी तय करता है। कितने समय में ये करता है, t2 समय में। तो बोला है कि t1 और t2 में क्या संबंध है, क्या संबंध बताना है कि t1 और t2 में क्या संबंध है। तो बताओ कुछ दिमाग में चल रहा है, देखो थोड़ा ध्यान से समझना। ये क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग आपको दिया हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ है, u बराबर 0। तो पहले समय के लिए लिखिएगा, मैं इसे c पॉइंट नाम दे दूं, तो लिखिएगा b c के लिए, मतलब b से c के लिए पर आते हैं बेटा। तो ध्यान से देखोगे तो यहां से h बराबर क्या होता है बेटा, ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, यही होता है। क्या होता है, h बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर या gt स्क्वायर कर दो, ठीक है। क्या है, जी त्वरण नीचे गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा, कितना हो गया, h बराबर ut प्लस का हाफ gt स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो bc के लिए जब आप आओगे तो दूरी बेटा कितनी है, b और c के बीच की दूरी कितनी है बेटा, h/2। तो h/2 नीचे आया और शुरुआत में क्या बोला है कि ये तो 0 है ना, बोला है कि इसका प्रारंभिक वेग बेटा क्या है, 0 है। तो लग दिया 0 में एक t का मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये g। और समय मान लिया कि कितना बोल रहा है, t1 लग रहा है, तो t1 का स्क्वायर। यहां से हाफ कैंसिल, यानी कि t1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, √h/g। ये क्लियर होना चाहिए, है क्लियर कि नहीं है, है। चलो आगे चलें बेटा। देखो अब यदि हम b से c के लिए देख लें, किसके लिए देख लें बेटा, b से a के लिए, सॉरी ba के लिए। तो अब देखोगे तो यहां से भी h बराबर क्या होता है, ut प्लस का हाफ gt स्क्वायर, यही होता है। h बेटा इसके लिए कितने बेटा, a से b या b से a के लिए ऊंचाई तो पूरी है, h है, तो h बराबर बेटा कितना हो गया, u तो बेटा कितना दिया है, 0, तो ये 0 कर दिया, प्लस का हाफ g t स्क्वायर। बेटा मेरे को बताओ t यहां पर कितना हो जाएगा, b से c के लिए, b से a के लिए कितना समय लग रहा है बेटा, t1 प्लस t2। b से a तक आने में कितना समय लग रहा है, t1 प्लस t2, क्योंकि आधी दूरी के लिए t1 लग रहा है, आधी दूरी के लिए कितना लग रहा है बेटा, t2। तो टोटल कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2। तो यहां पर कर दो, कितना हो जाएगा बेटा, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। यहां से यदि आप ध्यान से देखो तो मैं क्या लिख सकता हूं, t1 प्लस का t2 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, इसे 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2h/g का √। नहीं कर सकता मैं, कर सकता हूं, क्लियर है। अब यदि आप यहां से देखोगे, यदि आप यहां से देखो तो आप t2 को वैल्यू निकाल लो ना, तो t2 बेटा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो t2, थोड़ा ध्यान से समझना। ये क्या है, t2 बराबर कितना हो जाएगा, 2h/g √ माइनस का t1, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और t1 की जगह पर मैं बेटा क्या लिख दूं, h/g। कहां गया हटाने वाला, ये रहा, छाप लिया। चलो आगे बढ़ जाए, ये वाला हटा दे, पॉज करके छाप लेना जहां छूटा। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, t2 बराबर 2, अच्छा ये h/h, ये कितना है बेटा, ये तो √2। मैं इसको t1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता बेटा, माइनस का t1, इसको मैं इतना लिख सकता हूं, √2 इंटू t1, क्योंकि बेटा t1 की वैल्यू आपकी क्या थी बेटा, √h/g, यही थी।
यहां पर क्या लगा हुआ बेटा, √2, तो √2 को यदि मैं इधर क्या कर दूं मल्टीप्लाई, तो यहां पर यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये वही तो लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो, तो √2 इंटू T1, तो T1 की जगह पे ये मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, यही दे देगा। क्लियर है? चलो, तो यहां से बेटा कितना हो जाएगा, T2 बराबर T1 कॉमन ले लो बेटा, तो कितना हो गया, √2 माइनस का 1। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, T1 और T2 में संबंध आ गया। यानी कि अब आपसे पता, यहां पर एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन अधिक है, T1 अधिक है कि T2 अधिक है, तो यहां से बताओ मुझे कौन अधिक है बेटा, देख के बताओ, अरे यहीं से बताओ ना, देखो ना क्या है, T2 क्या है, अधिक है, T2 बेटा कम है। नहीं आया बात समझ में? देखो एक मिनट बात समझो, ये T2 बराबर और क्या लिख सकता हूं मैं इसे, T1, इसमें √2 का मान बेटा कितना होता है, 1.414 अप्रोक्सीमेट, 1.414 माइनस का 1, इधर से बेटा घट जाएगा तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, 0.41 T1। अब बताओ, यानी कि यहां से देखना ध्यान से, तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0.414, यही आ रहा है ना। तो यहां से अब आप मेरे को बताओ, T2 बाई T1 बेटा कितना हो गया, T2 में जब आप T1 का भाग दे रहे हो तो कितना आ रहा है, मतलब एक बार भी नहीं जा रहा है, एक से कम बार जा रहा है, यानी कि कौन बड़ा होगा, T1 बड़ा होगा, किससे, T2 से। अब बात समझ में आ गई? तो यहां पर लिख सकते हो T1 इज ग्रेटर देन T2, और ये ऑलवेज हमेशा सत्य भी होता है कि जब आप किसी वस्तु को ऊपर से फेंकते हो तो यदि वो आधी दूरी T1 से आती है और आधी दूरी T2 से आती है, ठीक है, समय लगता है, ये T1 समय लग रहा हो, T2 समय किसी दूरी पर, तो देखो पहले बात समझो, वो शुरुआत में बेटा 0 ऊंचाई से छोड़ी गई है, तो जब 0 ऊंचाई से जब छोड़ी गई है तो होगा क्या कि धीरे धीरे वो त्वरण गेन करेगी, तो पहले शुरुआत में उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो वो अधिक समय में क्या करेगी, ज्यादा कम दूरी तय करेगी, अधिक समय में कम दूरी तय करेगी, और जब आपका वेग अधिक हो जाएगा तो समय वो क्या आपकी क्या लेगी, कम लेगा। ठीक है, छाप लो। अगला नोट लिखिएगा, नोट, यदि कोई वस्तु किसी निर्देश फ्रेम कहते हैं, रेफरेंस फ्रेम, यदि कोई वस्तु किसी रेफरेंस फ्रेम में रखी है, तो यदि रेफरेंस फ्रेम का वेग v तथा त्वरण a हो तो वस्तु का वेग भी v तथा त्वरण a होगा। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस फ्रेम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी।
और इसका रीजन क्या है? तो रीजन है जड़त्व के नियम के अनुसार, जड़त्व के कारण। किसके कारण है? जड़त्व के कारण। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, मतलब समझ लो इसका। मतलब ये क्या बोला है कि पहले इसके देखो क्या लिख बोला है कि यदि किसी वस्तु को यदि हम किस में रख दें, रेफरेंस फ्रेम में रखी हो, ठीक है, तो यदि आपका रेफरेंस फ्रेम, जिसको भी हमने क्या माना है, रेफरेंस फ्रेम माना है, यदि वो b वेग से गति कर रहा है तो वस्तु भी हमारी कितने वेग से गति करेगी? b वेग से। और यदि रेफरेंस फ्रेम का यदि त्वरण a दिया हुआ है तो उसका भी त्वरण कितना, वह बॉडी का त्वरण भी कितना होगा? a होगा। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि जैसे मान के चलना कि आपकी क्या है बेटा, कोई कार है, क्या है? ठीक है, ये आपकी कोई कार है, ठीक है, इसका वेग बेटा कितना है? v है, और इसका त्वरण बेटा कितना है? a है। और इस पर कोई एक आदमी बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है? आदमी बैठा हुआ है। तो यार अब आप देखोगे ना, तो अब आप यदि बाहर से देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि आदमी भी तो उतनी ही रफ्तार से चल रहा है जितनी रफ्तार से क्या चल रही है? गाड़ी चल रही है। लगता है कि नहीं लगता? तो सेम वही बात बोली है कि यदि कार हमारा क्या है बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्या है? कार जो है हमारी वो क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये आदमी क्या है? बॉडी। ठीक है, बात समझ में आई कि यदि आपकी कार किसी रफ्तार से चल रही है तो उस पर बैठा ड्राइवर भी उसी रफ्तार से चलेगा। क्लियर है? छाप लो। लिखिएगा। यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को एक टावर से विरामावस्था में छोड़ा जाता है तो T1 तो h ऊंचाई नीचे आने में T1 समय लेती है। इसी प्रकार अगली h ऊंचाई T2 अगली h ऊंचाई T2 समय में तथा अगली h ऊंचाई T3 समय में तय करती है तो T1 अनुपाते T2 अनुपाते T3 क्या होगा बताना है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपकी कोई एक वस्तु है, उसको किसी ऊंचाई से हम लोग छोड़ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर। क्या बोला है कि विरामावस्था से आपने क्या किया बेटा? उसे छोड़ा है। तो कह रहा है कि यदि वो ऊपर से बेटा कहां पर आ रही है? नीचे आ रही है, तो वो जो तीनों दूरी तय करती है, कहता है क्या है कि वैसे मान के चलो कि यदि पहले 5 मीटर जो ऊपर से चली तो शुरुआत के 5 मीटर आने में कितना समय लग रहा है? T1। फिर अगले 5 मीटर आने में कितना समय लग रहा है? T2। और अगले 5 मीटर आने में कितना समय लग रहा है?
T3 लग रहा है, तो T1 T2 और T3 का क्या बताना है, रेशियो हमें बताना है। करने की कोशिश करो, हम तो बता ही देंगे। चलो पॉज करके नोट कर लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा। चलो देखें क्या बोला है कि ये रही आपकी कोई ऊंचाई, हमें नहीं पता कितनी, ठीक है, लेकिन ये पता है कि ये यहां से चलती है, तो u बराबर 0 से चलना शुरू की है, तो हम इसे a मान ले रहे हैं, इसे b मान ले रहे हैं, इसे c मान ले रहे हैं, इसे d मान ले रहे हैं। ये h ऊंचाई है, ये h ऊंचाई है और ये h ऊंचाई है। इसको आने में t1 समय, इसको आने में t2 समय और इसको आने में T3 समय लगा। यही क्वेश्चन बोला भी है कि नहीं बोला? तो देखो जब आप A से B लगाते हो, कुछ नहीं करना था बेटा, AB के लिए, AB के लिए जब आप बेटा AB के लिए देखोगे तो H बराबर क्या होता है, बताओ मुझे। H बराबर क्या होता है, UT प्लस का हाफ GT स्क्वायर जो भी है। H बराबर कितना होता है बेटा, UT प्लस का हाफ GT स्क्वायर। अच्छा तो H यहां पर तो H ही चल रहा है ना, ऊंचाई कितनी है, H है, प्रारंभिक वेग बेटा कितना है 0, ठीक है, प्लस का हाफ G की वैल्यू तो G ही है और T की वैल्यू कितनी बेटा T1 का स्क्वायर है। तो यहां से बेटा यदि आप T1 का वैल्यू निकालोगे तो T1 बराबर कितना हो जाएगा, √2GH नहीं सॉरी 2H/G क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर होना चाहिए। अब देखो B से सॉरी A से C के लिए देख लो, AC के लिए फिर से वही फार्मूला H बराबर UT प्लस का हाफ GT स्क्वायर, क्लियर है ना। तो अब बेटा यहां पर H कितना हो जा रहा है, A से C तक आने में, इधर से देख के बताओ फिगर में बेटा कितना हुआ, H और H, तो कितना हो गया, A से C तक कितना है बेटा 2H है, कितना है 2H है, H कितना है 2H है, हाइट कितनी आया है 2H आया है ना नीचे बेटा। समय तो वहां पर तो ये अभी भी क्या है 0 है, ये जो वेग है प्रारंभिक वेग ये कितना है बेटा 0 है, प्लस का हाफ G बेटा कितना है, G तो G ही है। अच्छा अब बेटा समय बता दो मुझे कितना हो जाएगा, समय कितना होगा AC के लिए T1 प्लस T2, क्लियर है भाई। A से C तक आने में कितना समय लग रहा है, T1 प्लस का T2। यहां से देखोगे तो आप बेटा कितना आ जाएगा, T1 प्लस का T2 बताओ मुझे, T1 प्लस का T2 बेटा आपका आ जाएगा कितना 4H/G अंडर रूट, यही होगा ना बेटा। तो यहां से मैं भी इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, T1 प्लस का, और इसको मैं लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा 2√H/G, क्लियर है। यहां से देखोगे तो ये बेटा कितना हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा 2√H माइनस का G और माइनस का T1, तो T1 की वैल्यू कितना हुआ है √2H/G है कि नहीं, कि कुछ और है, कुछ और है क्या, नहीं। तो ये तो बेटा क्या आ गया आपका T2 आ गया। इसी तरीके से आप लोग किसके लिए निकाल लोगे, AD के लिए, AD के लिए। तो जब आप बेटा AD के लिए निकालोगे तो हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो H प्लस H प्लस H, तो कितनी हो गई बेटा 3H बराबर UT, तो शुरुआत में U कितना है 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस का हाफ G, T बेटा कितना हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर, तो यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 बेटा कितना आ जाएगा, ये 3×6 H/G का होल स्क्वायर।
तो यहां से बेटा T3 बराबर बेटा आप निकाल लोगे तो ध्यान से देखो, तो T3 बराबर बेटा कितना आ जाएगा, √6h/g, और ये बेटा इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का T1 प्लस T2, माइनस का T1 प्लस T2। तो यहां से देखोगे तो T3 की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगी, √6h/g, माइनस का T1 प्लस का T2 की वैल्यू यहां पर देखो बेटा कितनी आई है, √4h/। क्लियर। तो ये आपकी T1 T2 T3 की वैल्यू आ गई, जो भी ऑप्शन में दिए रहे भाग वाग करके आप लोग निकाल सकते हो। क्लियर, अच्छी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक कण x अक्ष के अनुदिश, लिखिएगा, एक कण x अक्ष के अनुदिश t = α(x² + का बीटा x, जहां अल्फा व बीटा नियतांक हैं, के अनुदिश गति कर रहा है। त्वरण और वेग के मध्य संबंध बताइए। त्वरण व वेग के मध्य संबंध बताइए। करिए बेटा, पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करिए, फिर मैं तो बता ही दूंगा। चलो ट्राई कर लिया, देखते हैं। अब देखो क्या दिया हो, कह रहा कि एक कण बेटा x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। t बराबर कितना दिया हुआ बेटा, α(x² + का बीटा x। t बराबर बेटा कितना दिया हुआ है, α(x² + का बीटा x। जहां पर क्या दे दिया है कि अल्फा और बीटा बेटा क्या है, नियतांक है, मतलब ये अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है, ये स्थिर रह रहे हैं। क्लियर, यहां तक दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है बेटा कि अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण का t के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो लिखिएगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर करें बेटा अवकलन, तो t का अवकलन t के सापेक्ष बेटा कितना हो जाएगा, 1 होगा बेटा। जैसे x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है, 1, तो उसी तरह t का अवकलन t के सापेक्ष 1। क्लियर, इसी वजह से करवा दिया था। ये अल्फा तो बेटा क्या है, कांस्टेंट है, तो अल्फा तो कांस्टेंट 2x है, तो 2x का अवकलन 2x, 2 तो बाहर आ गया x। अब x का भी तो होगा ना, ये तो t के रिस्पेक्ट में, तो एक तो x का भी तो होगा, तो कितना हो जाएगा, dx/dt, t के सापेक्ष कर रहे हैं, प्लस v का x के सापेक्ष t के सापेक्ष, तो dx x का कितना हो जाएगा, dx/dt, कितना हो जाएगा, dx/dt। नहीं आएगा समझ में, x का अवकलन कितना होता है, dx/dt। t के सापेक्ष में यदि x का अवकलन करते हैं तो कितना हो जाता है, dx/dt। तो वही लिखा हुआ, तो पहले तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 2x, फिर x का करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, dx/dt। अच्छा, dx/dt बेटा क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। चलो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 =
2 अल्फा एक्स इंटू वी प्लस का बीटा वी। क्लियर? यहां से मैं v कॉमन ले सकता हूं ना बेटा, v कॉमन ले लूं तो यहां से ये बेटा कितना हो जाएगा, v कॉमन ले लिया तो 2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा, यानी कि v बराबर बेटा कितना आ जाएगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा। ये आया कि नहीं? क्लियर है? अब यहां से बेटा देखो, तो यदि हम इसी समीकरण का, ये वाला जो समीकरण है थोड़ा ध्यान से समझना, यदि हम इसी समीकरण का क्या करें, फिर से t के सापेक्ष, भाई हमें अवकलन त्वरण कहां से मिलेगा, त्वरण बता दो मुझे, किसका अवकलन? वेग का अवकलन करने से मिलेगा ना, कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो यहां से हमने क्या कर दिया, इसको यहां से ले लो, ये वाला, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, या इस वाली इक्वेशन को मान लो, क्योंकि v अलग है ना, हाँ इसी को मान लेते हैं, क्योंकि v कॉमन ले लिया तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। मान लिया। अब इस समीकरण 1 का फिर से t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, यहां से देखो तो 1 का t के सापेक्ष अवकलन, किसी कांस्टेंट का t के सापेक्ष अवकलन बेटा कितना होता है, 0 होता है कि नहीं होता, बता चुका हूं। किसी भी नंबर का अवकलन किसी के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, बराबर। अब ये एक तरीके से ये पहला फंक्शन है और ये कैसा है, दूसरा फंक्शन है, कैसा है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। अच्छा, यहां से एक नोट करके चल लिखना चाहो तो एक फार्मूला लिख लेना, क्या होता है, यदि u और v दो फंक्शन हैं, इनका हमें अवकलन करना है, इनका हमें अवकलन करना, तो ये कितना होता है, ये होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो dv बाई dx, प्लस का सेकेंड फंक्शन, प्लस का सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये आप लोग पढ़ोगे जब डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, अभी के लिए फार्मूला नोट कर लो। नोट कर लिया? ये क्या है, फर्स्ट फलन और ये द्वितीय फलन, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन। तो ये कब क्या लिखा हुआ, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। तो इसी तरीके से ये फर्स्ट फलन हो गया, ये सेकेंड फलन, ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन। तो यहां से देखो तो फर्स्ट फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, तो जब द्वितीय का अवकलन करोगे तो v तो v उसी तरह रहेगा, देखो ध्यान से समझ लो, यहां पर इंटू 2 अल्फा x की जगह पर बेटा कितना हो जाएगा, x का अवकलन कर रहे हैं ना t के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा dx अपॉन dt। नहीं आई बात समझ में, dx अपॉन dt, क्योंकि अच्छा प्लस का बीटा, बीटा बेटा क्या है यहां पर नियतांक है ना, तो किसी भी नियतांक का अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा 0, तो प्लस का 0, ये वाला पूरा, ये वाला टर्म पूरा, प्लस प्लस, फिर से लगाओ प्लस, यहां से आ गया बेटा प्लस का द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन बेटा कौन सा था, ये वाला, तो द्वितीय फलन को उसी तरह लिख दो, क्योंकि ये देखो v की जगह पर v लिखा है ना, तो द्वितीय फलन को उसी तरह लिख दिया, तो 2 अल्फा x प्लस का बीटा द्वितीय फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट कौन सा है v का अवकलन क्या क्या होता है बेटा, dv बाई dx, यही होता है। तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, नीचे वाला हटा दूं ना इसे, चलो अब यहां से देखोगे तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेते जाऊं तो ये माइनस में हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा माइनस का, अच्छा मैं इसको अब अंदर मल्टीप्लाई किए दे रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा v इंटू 2 अल्फा dx अपॉन dt बेटा क्या होता है, ये भी तो वेग होता है, तो इंटू v बराबर 2 अल्फा x प्लस का बीटा इंटू dv बाई dx बेटा क्या होता है, सॉरी
डीवी बाई डी टी है ये, डीवी बाई डी टी कितना हो जाएगा बेटा ये त्वरण ए। ए, ये कितना हो गया ए। तो हमें बेटा त्वरण ही तो निकालना, तो यहां से बेटा त्वरण निकालना है। ए बराबर कितना हो गया बेटा, यहां से देखोगे तो माइनस का 2 अल्फा वी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा। दिया है कि नहीं दिया ना? करें, देखो अब थोड़ा ध्यान से समझना कि यहां से v बराबर बेटा कितना है 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस का b। तो ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, माइनस का 2 अल्फा वी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन इंटू भी कर दी। 2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा, यही लिखा हुआ है ना बेटा। तो यहां पर मैं इसका v कर दूंगा तो ये a बराबर माइनस का 2 अल्फा वी स्क्वायर इंटू वी, तो ये कितना हो गया a बराबर माइनस का 2 अल्फा वी क्यूब। ये रहा आपका आंसर। क्लियर? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, क्वेश्चन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।